हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर देखेंगे जो कि होगा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इसी चैप्टर को अगर आप लोग बंगाली में ज़्यादा कंफर्टेबल है और बंगाली लैंग्वेज में ये वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे में वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हम वहाँ से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो होगा पे कमीशन के बारे में। अब पे कमीशन के बारे में आपको अगर बताया जाए, आपको पहले से ही पता होगा कि हर एक कंपनी में आप जब जाएंगे तब हर एक कंपनी में आपका एक सैलरी दिया जाएगा। मतलब हर महीने के आखिर में 30 तारीख को आप लोग को एक सैलरी दिया जाता है। वो सैलरी अगर हम लोग प्राइवेट कंपनी में बात किए जाए तो फिर प्राइवेट कंपनी में जो भी वहाँ के हेड होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसाइड करता है उसी हिसाब से दिया जाता है। पर अगर आप गवर्नमेंट के कंपनीज में काम करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो वहाँ पर जो आपके सैलरी डिसाइड करता है वो होता है आपका पे कमीशन। तो पे कमीशन ये आपकी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होगी। तो इस पे कमीशन को कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 1947 में। तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था तभी से आपका पे कमीशन स्टार्ट हो गया था, जो कि था इन द ईयर 1947। इसमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं चेंजेस इन द सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी में क्या क्या चेंजेस होंगे, किसका कितना ज्यादा सैलरी होना चाहिए, ये सब जो चेंजेस है इसे रिकमेंड करता है पे कमीशन। अगर इंडिया में देखा जाए तो फिर टोटल 7 पे कमीशन बैठे थे। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद अगर इतिहास में देखा जाए तो टोटल 7 पे कमीशन बैठा था, और जो सबसे पहला पे कमीशन था वो कब था? 1947 में। और 7th पे कमीशन जो कि आखिरी पे कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे आपके जस्टिस A.K. माथुर। ये थे 7th पे कमीशन जो कि आखिरी पे कमीशन थे, उसके चेयरमैन जस्टिस A.K. माथुर। अब टैक्स तो हम सबको पता ही है कि टैक्स क्या होता है, पर हम लोग जो टैक्स देते हैं वो 3 हिस्से में मेनली डिवाइड रहता है। एक होता है आपका यूनियन टैक्स, एक होता है आपका स्टेट टैक्स, और एक होता है आपका पंचायत टैक्स। यूनियन टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है उसे कहा जाता है आपका यूनियन टैक्स। स्टेट टैक्स तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, स्टेट टैक्स जाता है आपके स्टेट को। और जो ये पंचायत टैक्स होता है, पंचायत टैक्स जाता है आपके लोकल बॉडीज। आपके लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज हो या फिर पंचायत हो, जो भी रहता है उनके पास जाता है ये लोकल टैक्स या फिर पंचायत टैक्स। तो फिर हम लोग देखेंगे यूनियन के पास कौन कौन सा टैक्स जाता है। सबसे पहले आता है कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी समझते क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडिया में बनता है और उसे देश से बाहर भेजा जाता है, मतलब कंट्री के जो इंटरनेशनल बाउंड्री होता है उससे बाहर भेजा जाता है, तो उसमें कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। तो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? प्रोडक्ट बनता है आपके इंडिया पे, पर प्रोडक्ट जब इंटरनेशनल बाउंड्री से क्रॉस करके बाहर भेजा जाता है उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, उसे कहा जाता है आपके कस्टम ड्यूटी। सेकेंड में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से यही होता है, मतलब मान लीजिए किसी आदमी, कोई इंसान है जो इनकम कर रहा है, उसके ऊपर उसको जितना टैक्स देना होता है वो होता है आपका इनकम टैक्स। फिर आता है हम लोग का वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स में क्या होता है? एक जन के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है, मान लीजिए उसका इनकम या फिर उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सब कुछ मिला के उसके बैंक में जितना पैसा रहता है उस पैसे के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है वेल्थ टैक्स। मान लीजिए किसी के बैंक में 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए सिर्फ उसकी सैलरी नहीं है, उसका मतलब ज्वेलरी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी,
उसके जो माता पिता का घर था अभी उसके नाम पे है, वो सब मिला के उसके पास 1 करोड़ है। उस पूरे पैसे के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है आपका वेल्थ टैक्स। फिर आता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वो होता है जो प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, मतलब इंडिया के बाउंड्री में बनता है और इंडिया में सेल होता है, जो कि इंडिया में बनता है और इंडिया में सेल होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब ये तो हो गया यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टेट के टैक्सेस कौन कौन से हैं। स्टेट के अगर टैक्स देखा जाए तो फिर यहाँ पर देखेंगे इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। इससे पहले हम लोग ने यूनियन टैक्स में पढ़ा था कि इनकम टैक्स जो है होता है वो अंडर आता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पर अगर वो एग्रीकल्चरल इनकम हो तो फिर वो स्टेट टैक्स से आता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। इनकम टैक्स अगर सिर्फ दे दिया जाए तो फिर आपका यूनियन टैक्स हो जाता है, पर अगर इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम दिया जाए तो फिर आता है आपका स्टेट टैक्स। अब ये एग्रीकल्चर इनकम स्टेट टैक्स के अंडर क्यों आया, इसका यही कारण है कि कितना जितना लैंड रेवेन्यू होता है, जो लैंड टैक्स होता है वो स्टेट के पास जाता है। और एग्रीकल्चर इनकम तो आप समझ ही रहे हैं कि लैंड के ऊपर ही आपके ग्रो किए जाएंगे क्रॉप्स और उसी क्रॉप्स को सेल करके फिर इनकम आता है, इसलिए उसका जो इनकम टैक्स होता है उसे लिया जाता है स्टेट टैक्स। तो इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम क्यों स्टेट लेती है, आई होप आप लोग को सबको समझ में आ गया है। फिर सेकेंड में आता है प्रोफेशनल टैक्स। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं जिसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि वो उस चीज को प्रैक्टिस कर सके। जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स किनसे लिया जाता है, जैसे डॉक्टर हो गए या फिर लॉयर हो गए, इनसे आपका प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है कि एक स्पेसिफिक प्रोफेशन प्रैक्टिस करने के लिए उससे टैक्स लिया जाता है, जिससे बताया जाता है प्रोफेशनल टैक्स। फिर आता है वैट। वैट का अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो ये है आपका वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट जो रहता है और सर्विसेज रहते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है उससे बताया जाता है वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट। आप कोई भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे जहाँ पर एसी लगा होगा तो वहां से आपके वैट चार्ज करता है कि वहाँ के सर्विसेज और प्रोडक्ट दोनों पे पैसा चार्ज किया जाता है। आप अगर वहां पर जाके बिल देखेंगे तो फिर आपका खाना लिखा रहेगा, उसके नीचे आपका वैट लिखा रहता है और उसके नीचे कैलकुलेट करके लास्ट में रहता है आपका टोटल बिल। तो किसी भी रेस्टोरेंट में आप अगर जाएंगे जहाँ पर एसी लगा होगा और सर्विसेज काफी हाई स्टैंडर्ड होगी तो वहां पर आपके हमेशा वैट कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी में क्या होता है, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर सिगरेट की दुकान या फिर कोई भी तरीके का नारकोटिक्स जो होता है जिन्हें बेचा जाता है, उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसे कहा जाता है आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो आपको पता ही होगा जब कोरोना में स्टार्टिंग में अनलॉक किया गया था तब सबसे पहले खोला गया था आपके लिकर शॉप्स, ये सब खोले गए थे ताकि वहां से ज्यादा सेल हो और वहां से ज्यादा आपका टैक्स कलेक्शन किया जा सके। तो मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि जो दारू पीते सिगरेट पीते ऐसे भी सोसाइटी के कोई काम नहीं आएंगे। अगर वो टैक्स पे करते हैं और उससे इंसानों का भला होता है तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। फिर आता है आपका स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी अगर आप बात करें, अगर आप कोई भी लीगल पेपर देखेंगे, लीगल पेपर मान लीजिए आप लॉयर के पास जाते हैं या फिर कोई भी लीगल पेपर इशू करते हैं, उसके ऊपर जो होता है ऐसे करके लिखा रहता है कि ये लीगल पेपर जो है 10 रुपए का है या फिर 50 रुपए का है, ऐसे लिखा हुआ रहता है।
तो ये जो प्राइस होता है इसी को बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी। मतलब ये गवर्नमेंट के तरफ से ये पेपर लीगल बनाया जाता है और उसके लिए एक छोटा सा पैसा लिया जाता है गवर्नमेंट, इसे बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी। और इससे कौन कलेक्ट करता है? तो इसे कलेक्ट करता है स्टेट। फिर आएंगे हम लोग पंचायत। यहाँ पर पंचायत की अगर बात करें तो ये लोकल बॉडीज की बात की जा रही है। पंचायत अगर आपको पता होगा कि बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें म्यूनिसिपैलिटी सेटअप किया जाता है। तो यहाँ पर पंचायत टैक्स या फिर म्यूनिसिपैलिटी टैक्स आपका सेम होता है। तो ये क्या क्या कलेक्ट करते हैं? तो ये कलेक्ट करते हैं आपके हाउस टैक्स। हाउस टैक्स मतलब आप अगर म्यूनिसिपैलिटी के जो एरिया है, जो अंडर उसके एरिया है, वहां पर अगर आप घर बनाएंगे तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है हर एक साल। तो उसी टैक्स को कहा जाता है आपका हाउस टैक्स। फिर आपका लोकल टैक्स ऑन लैंड। अगर आप कोई भी जमीन खरीदेंगे तो उस जमीन के लिए भी आपको पैसा देना होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझिए। ये घर के लिए पैसा देना होता है और ये अगर आप कोई भी जमीन सिर्फ खरीदे, उस पे अगर आप चाहे तो घर अगर नहीं भी बनाए, अगर सिर्फ जमीन आपके नाम पे है तो जमीन के ऊपर एक टैक्स देना पड़ता है, उसे कहा जाता है लोकल टैक्स ऑन लैंड। फिर आता है हम लोग का टोल टैक्स। टोल टैक्स आपको पता ही है, जैसे कि बहुत बड़ा कोई 6 लेन हाईवे होता है, वहां पर जाके आपका टोल टैक्स देना पड़ता है ताकि वो जो रास्ता है उसे मेंटेन किया जा सके। तो ये भी आपके पंचायत टैक्स के अंदर ही आता है। फिर हम लोग देखेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर बात की जाए तो फिर फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किस में लिखा है? आर्टिकल 280 में। इसके बाद हम लोग जब इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये क्या क्या आर्टिकल्स रहता है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम पे उनके साथ और भी कई शिक्षित लोग थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ ऐसे बॉडीज बनाए गए जो गवर्नमेंट की काम करने में हेल्प करेंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक है आपका फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन के बारे में कहाँ लिखा गया था? तो लिखा गया था आपके आर्टिकल 280 में। ये जो फाइनेंस कमीशन है इसे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट एवरी 5 ईयर। मतलब हर 5 साल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि फाइनेंस कमीशन से कौन सेटअप करता है? तो फिर इसे सेटअप करते हैं प्रेसिडेंट। और इसका क्या काम रहता है? इसका काम रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, कि कितना एड मिलना चाहिए, कि स्टेट में कितना पैसा देना चाहिए, कि स्टेट को जरूरत है कितने पैसे की, ये सब जो डिफाइड करता वो है आपका फाइनेंस कमीशन। तो मैंने जैसा बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऐसे बॉडीज होते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट के काम करने में हेल्प करते हैं। तो अगर देखा जाए फाइनेंस कमीशन कितने बनाए गए थे, तो टोटल बनाए गए थे 15 फाइनेंस कमीशन। टोटल आपके 15 फाइनेंस कमीशन बनाए गए थे। और पहले फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे आपके केसी नियोगी। आपके पहले चेयरमैन थे केसी नियोगी और 15th चेयरमैन थे आपके एनके सिंह। जो अभी का फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह। और जो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बनाया था उसके चेयरमैन कौन थे? तो फिर उसके चेयरमैन थे आपके केसी नियोगी। अब हम लोग बजट के बारे में पढ़ लेंगे। बजट में सिर्फ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में एक बार देख लेंगे। बाकी आप यूनियन बजट जो है वो यूनियन बजट हर एक साल एग्जाम से पहले आप लोग देख के जाइएगा कि सबसे रिसेंट बजट कौन सा है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो यूनियन बजट हम लोग 2020-2021 का देखेंगे।
इसमें अगर देखें तो गवर्नमेंट ने कहा है गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है 5.54 लाख करोड़। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया या फिर डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लीजिए सब्सिडी, ये जो हम लोग गैस सिलेंडर खरीदते हैं उसका एक पैसा गवर्नमेंट के पास से जाता है। उसके बाद जो हम लोग ट्रेन के टिकट्स खरीदते हैं उस पर सब्सिडी मिलता है। हम बहुत जन जो बीपीएल है, जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, उनको जो चावल और दाल मिलता है 2 रुपए के भाव में, उस पर सब्सिडी लगाया जाता है गवर्नमेंट का। तो यही सबको कहा जाता है आपका सब्सिडी। दूसरा अगर बात की जाए डेवलपमेंट, जैसा आपको पता ही है कि कोई रास्ता बनाना या फिर राशन का दुकान बनाना, ये सब डेवलप करने में जितना भी खर्चा होता है उसे कहा जाता है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि होता है 5.54 लाख करोड़। फिर अगर हेल्थ केयर की बात की जाए, हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर की बात की जाए, तो फिर उस पर डिसाइड हुआ था कि खर्चा होगा आपका 2,83,000 करोड़। तो हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर में कितना खर्चे होने का डिसाइड किया गया था, ये बजट रखा गया था कितना बजट खर्चा किया जाएगा, तो 2,83,000 करोड़। इससे कितना इंक्रीज किया गया 137%। तो लास्ट ईयर जो हेल्थ के लिए बजट था उससे 137% इंक्रीज कर दिया गया था। कोविड वैक्सीन की अगर बात की जाए, कोविड वैक्सीन को इंक्रीज किया गया था 35,000 डोज। तो कोविड वैक्सीन के लिए जो बजट रखा गया वो था आपका 35,000 करोड़। फिर आता है कि 11,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे। तो 11,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे बनाने के लिए कितना बजट रखा गया, तो 1 लाख करोड़। तभी अगर दूसरा बात किया जाए तो ये सब पहले आया था, इसके बाद आपका कोविड जो है, कोविड का सेकेंड वेव आया था और सब कुछ समझा गया था कि कितना बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है और उन्होंने कुछ भी बजट में खर्चा नहीं किया गया था। ये जो हेल्थ केयर था ये फेलियर था आपका, कोविड वैक्सीन का पूरा एकदम फेलियर था, जो बाहर के देशों में ट्रांसपोर्ट किया गया था और अपने देश में वैक्सीन बचा ही नहीं था। तो ये दोनों जो चीजें ये सिर्फ पेपर में दिखाया गया था, ये पूरे तरीके से फेल था। सिर्फ एक ही सक्सेस था, जो नेशनल हाईवे है वो हाईवे, फिर आपका आर्मी के लिए रोड, ये सब को इम्प्रूव किया गया। बाकी अगर मेडिसिन और वेलनेस के तरफ देखा जाए तो फिर ये गवर्नमेंट पूरे तरीके से फेलियर निकली है। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है।